हाँ भाई, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे अगला पार्ट, जो कि पहला चैप्टर होता है आमतौर पर फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जिनके बारे में जान के हम उस सिस्टम के बारे में जान पाएंगे, उन्हीं को प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बेसिकली दो तरह की होती है। एक हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। अब ये क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, है ना, है ना, डज नॉट डिपेंड्स डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम, है ना। और ये उनकी अपोजिट है, ये डिपेंड करती है, ये डिपेंड ऑन मास। यहाँ पे मास से मेरा मतलब क्या है? जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस, है ना, अमाउंट ऑफ मैटर या जो साइज ऑफ मैटर या साइज ऑफ सिस्टम, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती, और ये डिपेंड करती है ना। कैसे इनको अपन अलग अलग करके समझ पाएंगे, कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है, वो ऐसे देख लो आप। ये एक सिस्टम बनाओ, चलो आप ऐसे समझो, एक बॉक्स, ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी की कुछ प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ मास होगा इसका, एम से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम होगी, वी से रिप्रेजेंट हो गई, कुछ टेम्परेचर होगा, टी से रिप्रेजेंट हो गया, इस फ्लूइड की जो पानी जो भरा है कुछ डेंसिटी होगी, रो से रिप्रेजेंट होगी, है ना। एक कुछ प्रेशर होगा, है ना, बॉटम पे लगने वाला प्रेशर फ्लूइड के कारण। सभी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और आगे, लेकिन अभी अपन बेसिक इतना तो जानते ही होंगे इनका मतलब क्या है। तो मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये रो, पी, टी, वी और एम, ठीक है, ये है कंटेनर। अब इस कंटेनर को मैं दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता हूं, है ना, इस लाइन से, ठीक है। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो पानी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, है ना, बराबर ही है, अंदर भरा हुआ पानी बराबर है। पहले पार्ट का जो मास होगा m, वो कितना होगा? m/2 हो जाएगा। पूरे कंटेनर में जो फ्लूइड था उसका आधा इस पहले पार्ट में आ गया, और इधर कितना हो जाएगा? m/2, ठीक है। वॉल्यूम कितनी हो गई? आधी, v/2, इसकी भी वॉल्यूम आधी हो गई, v/2। टेम्परेचर कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज मतलब एक कंटेनर में बहुत सारा पानी है, उसमें से आधा पानी दो बराबर कंटेनर में कर दिया, टेम्परेचर में चेंज तो आएगा नहीं। टेम्परेचर तो यहाँ भी टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा। डेंसिटी, अगर फ्लूइड एक है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी तो डेंसिटी रहेगी, कम में हो, ज्यादा में हो, आधे में हो, पूरे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सोच सकते हो। सेम चीज प्रेशर के केस में हो गई, जो प्रेशर पहले लग रहा था वही लगेगा बॉटम पे, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के निकालते हैं, है ना। तो आप ये देखो, सिस्टम का मास चेंज हुआ या सिस्टम का साइज चेंज हुआ, या सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो चेंज हुआ, तो कितनी प्रॉपर्टीज में चेंज आया? सिर्फ इन दोनों में। ये पहले m थी, अब m/2 हो गई, ये पहले v थी, ये v/2 हो गई। t, रो और p में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई आपकी? एक्सटेंसिव, क्योंकि ये सिस्टम के साइज पे या सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रही है। और ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो मास या साइज से इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। आगे बात समझ में? बेसिकली कहने का मतलब ये है, पानी लो, छोटे से मग में पानी लो, बड़ी बकेट में पानी लो, या और बड़े टैंक में पानी लो, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, है ना। पानी कितना है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डेंसिटी वही है, ठीक है ना।
एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, अगर एक रूम में अपन बात करें तो आप कितने भी छोटे बड़े कंटेनर में पानी अलग अलग रख दो, अगर आप उसे टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे उसका, तो नॉर्मल कंडीशन में उसका टेम्परेचर हर एक में सेम रहेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कम पानी है तो वो ठंडा है, ज़्यादा है तो गर्म हो जाएगा, वो जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का है उतना ही रहना है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हो गई जो अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं कर रही इन केस ऑफ वाटर, है ना। उनको अपन ने क्या बोल दिया, इंटेंसिव। और मास है या वॉल्यूम है, ये सारी प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड कर रही है कितना पानी है उस पर। तो ये हुई एक्सपेंसिव। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो पहली बात हो गई। ठीक है। अब एक पिछले लेक्चर में मैंने बात बोली थी कि सॉलिड और लिक्विड में एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों में कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस फॉलो होता है ना, हम ये मान के चलते हैं दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। और ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी समझ लो इसको फ्लूइड की, या तो कि कॉन्टिन्यूम ना, कॉन्टिन्यूम क्या होता है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम में जो भी फ्लूइड है वो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस से मतलब देखिए लिक्विड्स में तो दिख ही रहा है हमको एक तरीके से। अगर मैं गैसेस की बात करूं, एक ये कंटेनर में गैसेस है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है दूर दूर होते हैं, है ना। वो एक दूसरे के कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं रहते, कोलिजन से उनका इंटरेक्शन होता है। कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते, कोलिजन से इंटरेक्शन होता है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में काफी दूरियां हैं, है ना। कलर्ड पेन से मैं दिखा, ये आपको दूरियां दिख रही है, जैसे ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ गैस है, उसके बाद ये गैप आ गया, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, मॉलिक्यूल्स उसके, लेकिन ये गैप आ रहा है उनके बीच में, है ना। तो ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें गैसेस भी इंक्लूडेड हैं फ्लूइड में, तो हम उनको कंटिन्यूस मानते हैं। हम ये मान के चलेंगे इस कंटेनर के अंदर हर एक पॉइंट पे गैस है। मान लेते हैं ऑक्सीजन की बात चल रही है, O2 गैस की, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, बीच में खाली जगह है, नहीं, वो कंटिन्यूसली पूरे कंटेनर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा हाइपोथेसिस रहेगा किसी भी पैरामीटर को पढ़ते वक्त, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, तो हम उसे कंटिन्यूस क्यों मान रहे हैं, है ना। और अगर मान रहे हैं तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या एरर नहीं आ रही, ये तो गलत हो गया। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो अभी ऑक्सीजन की बात चल रही थी तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। जो दो ऑक्सीजन एटम्स या मॉलिक्यूल्स O2 के, उनके बीच की लैम्डा नाम की जो दूरी होती है ना, लैम्डा कौन सी दूरी होती है, देखो दो पार्टिकल्स हैं गैस के कंटेनर में, तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो मीन फ्री स्पेस एक चीज होती है, वो क्या होती है, कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराने से पहले कितना फ्री स्पेस है उसके पास, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, उसे मैंने लैम्डा बोल दिया। इसी से हम ये जज करते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या है, या गैस में कितनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं। तो ये लैम्डा आ गया, मीन फ्री पाथ मिल गया अपने को, है ना। मीन फ्री पाथ हो गया लैम्डा। लैम्डा ऑक्सीजन के केस में होता है अप्रोक्सीमेटली 6.3 इंटू 10⁻⁸ मीटर, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी इतनी है, आप ऐसे समझो, है ना। तो ये कितना हो गया, 6.1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लगभग इतना, एक आध जीरो कम ज्यादा लिख दिया मैंने, सॉरी, पॉइंट इतना इतना इतना, ये, है ना, 0.00000063 मीटर, है ना। अब मान लेते हैं कि मैं अपने सिस्टम की बात करता हूँ, इस ऑक्सीजन को जो मैं कंटेनर में बंद करके एनालाइज कर रहा हूँ, वो कंटेनर मेरा 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का है ना, एक क्यूबिक कंटेनर है मान लेते हैं, इतना बड़ा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सीजन एटम है। तो जो सिस्टम है जिसे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसका डायमेंशन कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इस 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन से इसे कंपेयर करो, तो ये कितना छोटा है, बहुत छोटा, कितना छोटा है। इसको सेंटीमीटर में लिख भी दोगे, दो जीरो कम हो जाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर इसमें कितना अंतर है, बहुत अंतर है, मतलब 1 लाख गुना बड़ा है वो तो उससे। तो वो हमारे किसी मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है गैस, उनके बीच के जो गैप्स है ना गैस के मॉलिक्यूल्स के, वो इतने छोटे हैं
हमारे सिस्टम के हिसाब से कि वो कोई इफेक्ट पैदा नहीं करेंगे, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते वक्त कई चीज़ें अपन निगलेक्ट कर देते हैं ना, कि इतनी चीज़ निगलेक्ट की जा सकती है। आप ऐसे समझो जैसे, हाँ मान लेते हैं आप चावल लेने गए है ना दुकान पे, आपको 1 kg राइस लेना है ना, 1 किलो चावल लिया आपने, अब उधर दिखता नहीं है ना, हाँ इधर देखो 1 kg राइस लिया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं 1 kg को वो मेजर करते वक्त आपको 950 ग्राम ही दिया, 50 ग्राम का एरर आ गया उसमें, 50 ग्राम कम दी उसने, तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे है ना, क्योंकि 1 kg के हिसाब से 50 ग्राम बहुत बड़ा अमाउंट है। समझ आ रही बात आपको। लेकिन आप मान लो 100 किलो चावल लेने गए, 100 किलो नहीं 1000 किलो चावल लेने गए, 1000 kg। अब 1000 kg आप लेने गए और दुकानदार ने मान लो उसमें 50 ग्राम कम या ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो आपको कितना चावल मिला, 999 किलो, 950 ग्राम। तो यहाँ इसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, आप समझ रहे हो। 10 बोरे चावल के आने हैं 100 किलो के, उसमें से एक मुट्ठी 50 ग्राम कम भी है या ज़्यादा है, तो ना दुकानदार को फर्क पड़ने वाला ना आपको फर्क पड़ने वाला। उसको प्रैक्टिकली देखें तो फर्क पड़ा है, चावल कम हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इग्नोर कर सकते हो उसको, है ना। लेकिन 1 kg में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1 kg का तो अच्छा खासा हिस्सा है जो आप इग्नोर नहीं करोगे। तो बस वही वाली बात है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है ना, जो इनके बीच की डिस्टेंस है जो इनको कंटिन्यूस नहीं होने दे रही, वो इतनी कम है कि हम फिजिकली इंजीनियरिंग में जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम होता है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये इनसिग्निफिकेंट हो जाती है ये दूरी, है ना। और इनसिग्निफिकेंट हो जाती है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो कंटिन्यूस ही है। अब आप ऐसे समझो कि 1 kg जब आप चावल ले रहे थे तब 50 ग्राम आपको अगर कम या ज़्यादा हो रहा है उससे फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन जब 1000 kg लेने गए तो आपने कहा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो लिमिट तय कैसे होगी कि कब फ़र्क पड़े और कब फ़र्क ना पड़े, समझ रहे हो बात को। कि 1 kg में 50 ग्राम कम हो गया तो अरे नहीं यार ये गलत बात है, 10 kg में, हाँ यार 10 kg में भी 50 ग्राम क्यों कम हो, लेकिन 100 kg में हाँ चलो ठीक है 50 ग्राम कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक लिमिट आ गई ना कि कब तक आपको 50 ग्राम कम होने से फ़र्क पड़ रहा है और कब नहीं पड़ रहा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें पता चलना चाहिए कि मैं कब तक फ्लूइड को कंटिन्यूस मानूं और कब मैं इसको कंटिन्यूस ना मानूं, है ना। मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस मानने का कारण क्या है कि उनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी की डिस्टेंस है वो हमारे सैंपल साइज से इतनी छोटी है कि उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कभी आपका जो सिस्टम है उसका साइज ही बहुत छोटा हो या गैसेस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस वो बहुत ही ज़्यादा हो कि आप उनको कंपेयर करो तो वो उतना बड़ा अंतर उनमें नहीं बचा, है ना, लगभग बराबर है दोनों, तब क्या तब भी इग्नोर कर पाओगे नहीं, तब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन कहाँ आती है, आप अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर गए, कितने ऊपर गए 100 किलोमीटर, तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और उसके ऊपर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस है ना वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब लगभग सेंटीमीटर की स्केल में आ जाता है वो, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो मतलब इतने इतने दूर होने लगते हैं। अब सोच के देखो अपन ने अभी 10 बाय 10 के एक सिस्टम में हम एनालिसिस करने वाले थे, अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई मान लेते हैं किसी गैस में, इस पूरे सिस्टम में दो ही मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो इसमें आप कैसे इसको कंटिन्यूस मानोगे, एक 10 बाय 10 के बॉक्स में केवल दो गैस के मॉलिक्यूल आप उसे कंटिन्यूस कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। तो यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं ऊपर तब आपका कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस फेल हो जाता है, वहां पे आप कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एक गैस फ्लो थ्योरी होती है, रैपिड गैस फ्लो थ्योरी, उससे काम लेना पड़ता है। वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें अर्थ में रह के ही समझना है फ्लूइड मैकेनिक्स को फिलहाल की स्थिति में। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब मैं बात कर रहा था कि आप लिमिट कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ तक मैं फ्लूइड को कंटिन्यूस मानूंगा कहाँ नहीं मानूंगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नटसन नंबर है, नटसन नंबर, नटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। वो क्या दिया है, बोले लैम्डा बाय एल, ठीक है, ये एक रेशियो है लैम्डा बाय एल। लैम्डा क्या है, लैम्डा वही है मीन फ्री पाथ जो अपना था, मीन फ्री पाथ, और एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल, है ना। कैरेक्टरिस्टिक
लेंथ स्केल क्या होती है बहुत डिटेल में आगे जाके समझेंगे। आप अभी बस इतना समझो, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है या उसका डायमेंशन कितना है। जैसे मान लेते कोई स्फेरिकल सिस्टम है तो जो डायमीटर है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गई, है ना। कोई एक पाइप अपना सिस्टम है ना, मतलब पाइप में फिर उसकी लेंथ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी या डायमीटर, वो अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिपेंड करता है सिस्टम कैसा कैसा है ना। आगे जाके आएंगे चैप्टर तो उनमें समझेंगे। फिलहाल इन दोनों को कंपेयर किया है इस रेशो ने, किसने, लैम्डा बाय एल ने, नड्सन नंबर में, है ना, उसके से रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। अब आप देखो इन दोनों का रेशो जितना छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी आसानी से हम कह पाएंगे कि हमारा फ्लूइड कंटीन्यूअस है। कैसे, छोटा होने का मतलब क्या है, लैम्डा की वैल्यू कम है और एल की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तो रेशो छोटा आएगा। लैम्डा की वैल्यू जितनी कम से कम हो और लेंथ की वैल्यू जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम है हमारा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो क्या होगा, इस नंबर का जो ये जो रेशो है वो बहुत छोटा आएगा और हम आसानी से कह पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस फ्लूइड है। ठीक है, अब जो मैं बाउंड्री की बात कर रहा था ना, कहाँ लिमिट कहाँ है कि इसके बाद वो कंटिन्यूअस है नहीं है, वो इस नंबर से निकल के आती है 0.01। तो जनरल केसेस में ये माना जाता है कि अगर ये नंबर नड्सन नंबर 0.01 से छोटा है या उसके बराबर या उससे छोटा ही होना चाहिए तो हम कह पाएंगे कि फ्लूइड इज इन कॉन्टिन्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा की कोई वैल्यू ही मान लो 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू 0.01 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा, है ना, 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.01, है ना, और 10 और 1000 मतलब 100 गुना। कहने का मतलब जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है जो मीन फ्री पाथ उससे 100 गुना बड़ा अगर हमारा सिस्टम है तो हम मान सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये था आपका कॉन्टिन्यूम प्रिंसिपल। हाँ भाई, अब जो हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे फ्लूइड की वो होगी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड सुना होगा, है ना, कई जगह सुनते हैं, रोज सुनते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, है ना, या डेंस फॉरेस्ट, ऐसी जगह पे तो डेंसिटी का मतलब सुना ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं दो शहर हैं सेम साइज के हैं, एक में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है एक में कम है, तो कौन सा डेंस है, ये वाला डेंस है ना, मतलब नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया यहाँ ज्यादा है, मतलब कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग हैं तो डेंसिटी ज्यादा है, उतने ही एरिया में कम लोग हैं, 2 3 लोग हैं, सब दूर हैं तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी का इसीलिए अपन जानते हैं। अब ना शहर में डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल रहे हो, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, है ना। मैंने एक फॉरेस्ट बना दिया, ये 2 फॉरेस्ट हो गए आपके सेम एरिया के, है ना, इसमें कितना फॉरेस्ट कवर है, मतलब पेड़ों ने कितनी जगह घेर रखी है और इसका फॉरेस्ट कितना कवर है वो आपको पता है, तो वो डिवाइड बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट करोगे तो आपको फॉरेस्ट की डेंसिटी मिल जाएगी। ये नंबर ऑफ ट्रीज अगर सेम टाइप के हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज डिवाइड बाय एरिया करोगे तो फॉरेस्ट की डेंसिटी मिल जाएगी, कौन सा ज्यादा डेंस है ना। तो ये तो हुई बात एरिया के टर्म्स में हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, है ना। अब मैं आपको फ्लूइड के केस में सिचुएशन देता हूँ, है ना, ये 2 बकेट हैं सेम वॉल्यूम की, एक में वाटर भरा हुआ है दूसरे में ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है और ये वाटर है। अब मैं आपसे पूछूं डेंसिटी बताओ, है ना, वहां पे तो जो हमारी ऑब्जेक्ट थी उन्होंने एक एरिया ऑक्यूपाई किया था, जैसे कि एक सिटी की डेंसिटी में पर्सन्स हैं और उन्होंने कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, नंबर ऑफ पर्सन्स को एरिया से डिवाइड किया तो यूनिट एरिया में कितने पर्सन है वहां से हम डेंसिटी को जज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तो बात एरिया की पलट गई, यहाँ तो जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, पहले एरिया ऑक्यूपाई हो रहा था तो हम एरिया से डिवाइड कर रहे थे ना, पर यूनिट एरिया निकाल रहे थे डेंसिटी। यहाँ पे चूंकि फ्लूइड्स ने क्या किया या सॉलिड्स जो होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड चीज है वो क्या है, वॉल्यूम। तो जो पर यूनिट एरिया निकाल रहे थे वो सीधी सी बात है पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे हम नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर रहे थे, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, नंबर ऑफ ट्रीज काउंट कर रहे थे फॉरेस्ट की डेंसिटी के लिए। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्या काउंट कर पाओगे, कुछ काउंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपाई होने वाली चीज है वो तो वॉल्यूम हो गई एरिया की जगह, और जिसने ऑक्यूपाई किया है उसको कैसे मेजर करेंगे, नंबर में तो कर नहीं सकते, तो यहाँ मेजर करते हैं मास में। आई बात समझ में,
कहने का मतलब इस वॉल्यूम को कितने मास ने ऑक्यूपाई किया है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे शहर के केस में कितने पॉपुलेशन ने उस शहर के एरिया को ऑक्यूपाई किया है, पॉपुलेशन बाय एरिया, तो हमें डेंसिटी मिल रही थी, है ना। तो यहाँ पे कितने मास ने इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, मास होगा H2O डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय H2O, तो मुझे इसकी डेंसिटी मिलेगी। यहाँ पे भी वही करूंगा, मास बाय वॉल्यूम। बात आ गई समझ में, क्यों मैं मास और वॉल्यूम ले रहा हूँ, क्वांटिफाई कर रहे हैं चीजों को, तो यही दो चीजें मिल रही है। तो डेंसिटी क्या हो गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, m मास v वॉल्यूम रो डेंसिटी, है ना। तो आप ऐसे समझ लो, लिक्विड का सॉलिड का केस ले लो, एक मैंने क्यूब ले लिया जो वुड का बना हुआ है, दूसरा क्यूब ले लिया जो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, आयरन और वुड। आपसे बोलूंगा डेंसिटी निकालो, तो इन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दोनों ने, ठीक है, ऑक्यूपाइड चीज क्या है, वॉल्यूम। अब उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट तो कर नहीं सकते, तो इनकी क्या चीज हम काउंट करते हैं, मास, है ना, 3 डायमेंशनल चीजों में। तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, यहाँ पे भी डेंसिटी मिल जाएगी। इसमें कितना मास है टोटल डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, डेंसिटी मिल जाएगी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो कि हम पहले से भी जानते हैं, इतनी कोई डिटेल में पढ़ने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एक चीज ये देख लो, यूनिट क्या हो जाएगी, मास की है केजी और वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गई, है ना। केजी की जगह मास ग्राम में ले लो, मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, तो हो जाएंगी, ये सब यूनिट हो जाएंगी, है ना। वॉल्यूम को लीटर में भी नापते हैं, तो केजी पर लीटर, जैसे लेंगे वॉल्यूम की यूनिट आप जानते हो, मास की यूनिट आप जानते हो, डिवाइड करोगे उसकी डेंसिटी की यूनिट मिलती जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे देखो आप कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ये है अगली लाइन कि भाई मैं टेम्परेचर को कम या ज्यादा करूंगा तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, फ्लूइड के केस में, है ना, अपन फ्लूइड में आ गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। हाँ, सबसे पहले देख लो डेंसिटी क्या आती है, अपन ने बात कर ली, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना मास किसी भी सब्सटेंस का आ सकता है, उसी से हम डेंसिटी को नापते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दिया। मास आ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, है ना, जितने ज्यादा वो आएंगे उतनी ज्यादा मास आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात, एक इतनी सी जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने बांध के रख दिए तो डेंसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू हुए, दूर भागना शुरू हुए तो क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी, मतलब जो वॉल्यूम इनने कम ऑक्यूपाई कर रखी थी वो वॉल्यूम अब बढ़ गई। आई बात समझ में। अब मास अपॉन वॉल्यूम में मास तो सेम है, जितने मॉलिक्यूल्स पहले थे उतने अब है, लेकिन पहले वो इतनी सी जगह में थे, टेम्परेचर बढ़ाने से वो दूर दूर भागे और थोड़ी ज्यादा जगह घेर ली, मतलब वॉल्यूम उनकी बढ़ गई। तो मास अपॉन वॉल्यूम में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और ये चीज अगर बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो डेंसिटी क्या होगी, डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाऊंगा तो रेशियो तो कम होता जाएगा, तो डेंसिटी कम होती जाएगी। बात समझ रहे हो आप? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ फ्लूइड के केस में तो डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे रैंडमली आगे पीछे, उनके बीच से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ी कम होती जाएंगी, भागना शुरू करेंगे, ज़्यादा जगह में पहुंच जाएंगे तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, है ना। अब ये सेम चीज गैसेस में भी होगी और लिक्विड में भी होगी। गैसेस के केस में और आसानी से समझ सकते हो आप इस बात को, देखो ये पिस्टन है मूवेबल, है ना, मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये जो चीज है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये देखो आप हैंडल को देखो, ये ऊपर नीचे हो सकता है और यहाँ से ये मूव कर सकता है अप डाउन, ठीक है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। ये चीज मैंने सिस्टम क्लोज और ओपन सब पढ़ाए थे तब भी बताई थी, सेम चीज हो रही है। यहाँ से मैंने इसको टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो हीट एनर्जी लेके गैस के मॉलिक्यूल्स और भागना चालू करेंगे,
रैंडमनेस बढ़ेगी तो ये एक्सपेंड होना चालू होगी, एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, पिस्टन को ऊपर मूव करेगी, ऊपर मूव कर दिया, मान लो यहाँ तक मूव कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो गैस के मॉलिक्यूल्स तो जितने अंदर थे उतने ही हैं, ना बढ़े ना घटे, मतलब मास तो सेम है, मास तो जो यहाँ पे m था यहाँ पे भी m ही है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम थी, मैं मान लेता हूँ V1, अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई, पहले इतना सा कंटेनर ऑक्यूपाई किया था, अब इतना सारा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लिया गैस में, तो वॉल्यूम यहाँ की बढ़ गई, V2 हो गई, ठीक है। अब ये डेंसिटी ρ1 थी, अब ये डेंसिटी ρ2 हो जाएगी टेम्परेचर चेंज के बाद। अब बताओ ρ1 ज्यादा होगी कि ρ2 ज्यादा होगी, m तो सेम है ना, V2 बड़ा है मतलब ρ2 छोटा होगा, समझ में आ पा रही बात, ρ2 इज लेस देन ρ1, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होगी, है ना, लिक्विड के केस में भी वही हो जाएगा। इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रेशर पे। देखो ये जनरलाइज केसेस बता रहा हूं मैं, इनके एक्सेप्शन भी है ना, कईयों चीजों के एक्सेप्शन है, अभी आएगी बात, उसकी भी बात करेंगे। अब आप बात कर रहे थे प्रेशर की, है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो देखो लिक्विड्स के केस में जनरली प्रेशर डालने से डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, मतलब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैं 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी जितना प्रेशर में कोई लिक्विड है उसका 100 गुना प्रेशर भी डाल दूंगा तो मुश्किल से 1-2% का चेंज आएगा उसकी डेंसिटी में, जो कि अपन निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। तो लिक्विड के केस में हम ये मान के चलते हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, और वो प्रेशर डालने से और कंप्रेस होकर उनकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, है ना, जनरल केसेस। कुछ एक्सेप्शन आएंगे तो देखेंगे, लेकिन गैसेस के केस में तो ऐसा नहीं होता, गैस में तो बहुत फ्री स्पेस रहती है, आप जितना कंप्रेस करना चाहो, जितना तो नहीं मतलब बहुत हद तक कंप्रेस कर सकते हो। अब प्रेशर डाल के अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस कर रहा हूँ, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई की थी वो कम होती जा रही है, और मास तो अंदर उतना ही है, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, सीधी सी बात है बढ़ेगी। गैसेस के केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी एक बार देख लेते हैं, चलो यही समझ लो, मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करता जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा मतलब प्रेशर, किसी भी चीज को प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम कम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, जैसे ही वॉल्यूम कम हो गई, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वही पहले वाली एक्सरसाइज है, मास अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, जो लिक्विड में सिग्निफाई नहीं करेगी। अब एक चीज आ जाते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर है, वाटर के साथ क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तो उसकी मैक्सिमम डेंसिटी आती है, 4 डिग्री, है ना, आपको पता ही होगा, ये सब स्कूल की बातें हैं। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो भी डेंसिटी कम होती है, और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो भी डेंसिटी कम होती है ना, ये टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मान लो यहाँ पे जो मैक्सिमम आ गया 1000 वाला kg/m³, और इसके बाद अपन टेम्परेचर कम करते हैं 0 डिग्री पे आइस बन जाता है मान लेते हैं, है ना, और आपने देखा होगा बर्फ जो है वो पानी पे तैरता है, ऊपर तैरता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है, और उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, रूम टेम्परेचर पे भी जो रहती है वो 1000 kg/m³ नहीं रहती, कम ही रहती है, 980 के आसपास, तो उसमें भी कम हो जाता है वो। तो पानी की डेंसिटी के केस में टेम्परेचर कम करने पे भी और उसमें बढ़ाने पे भी कम हो रही है ना, ये चीज़ हो गई। अब डेंसिटी को आप ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूँ कि एक फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है, दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, और उन दोनों को मैं मिक्स करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, जैसे पानी के ऊपर तेल हमेशा तैरता है, आपने देखा है, इसका कारण क्या होता है कि तेल की डेंसिटी कम होती है, सब जानते हैं इस बात को, है ना, कुछ भी नया नहीं। तो दो फ्लूइड्स हैं या दो अलग अलग चीजें हैं जिनकी डेंसिटी में अंतर है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर तैरती है ना, हमेशा से पढ़ते हैं ये चीज को हम। अब एक रेशो फिक्स करता हूं मैं, है ना, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम की चीज है, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी सब्सटेंस की मैंने डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक नोन सब्सटेंस की डेंसिटी से, नोन, ठीक है, तो इस रेशो को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ रहे बात को कैसे, मैंने मान ली डेंसिटी ऑफ मरकरी, Hg मतलब मरकरी, ठीक है,
उसको मैंने डिवाइड करा डेंसिटी ऑफ वाटर से। वाटर क्या है, एक स्टैंडर्ड लिक्विड है जिसका हर टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें डेंसिटी मालूम है। तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। आप समझ रहे हो बात को? स्पेसिफिसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ नोन सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स में या अभी अपने पानी के ये जो नोन सब्सटेंस है वो हम ले लेते हैं H2, है ना। एयर की डेंसिटी को भी यहाँ ले लेते हैं, किसी नोन गैस की डेंसिटी को भी आप ले सकते हो, लेकिन हम जनरली किसको लेते हैं, वाटर को। अब इससे क्या होता है, मुझे आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, मान लो आयरन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O, है ना। ऐसे करते रहेंगे। ये मुझे मालूम है कितनी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन 1000 kg पर मीटर क्यूब यही लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस वाली, है ना, रूम टेम्परेचर पे भी यूज कर लेते हैं। तो ये अब ये चीज मैं क्यों निकाल रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी चीज की 1 या 1 से ज्यादा है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो 1 है, मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है उसकी डेंसिटी बराबर है किसके, पानी की, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा आ गई, 1 से ज्यादा आ गई मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि पानी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब अगर मैं उसको पानी में छोड़ूंगा तो वो नीचे सिंक कर जाएगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरी 1 से कम आ रही है, 0.8 आ गई, 0.8 आ गई मतलब ऊपर वाले सब्सटेंस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, मतलब उसको मैं पानी के ऊपर डालूंगा तो वो तैरेगा। जैसे ऑयल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.9, है ना, 0.9 मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 0.9, है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाय वाटर की कितनी होती है 1000, तो ये कितनी आ गई 900 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब खुद की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी के रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। उसके 1 से ज्यादा होने का मतलब उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, 1 से कम मतलब पानी से कम, तो वो उस पर तैरेगा या सिंक कर जाएगा, इससे हम पता लगा लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम उसकी डेंसिटी पता लगा सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी निकाली। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम थी 0.9, तो डेंसिटी मिल गई 900, है ना, डायरेक्ट निकला अपनी चीज। ये एक चीज हो गई। इसके बाद देखो एक चीज होती है स्पेसिफिक वेट। क्या होती है स्पेसिफिक वेट? वो क्या होता है, जैसे कि डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है, ये तो हटाए, तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट क्या हो गया, mg, है ना, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं m अपॉन वॉल्यूम इनटू g, है ना, रीअरेंजमेंट है, v साइड में ले लिया, और m अपॉन v क्या है, रो, तो बराबर हो गया रो g के। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक वेट, है ना, रो g। ये हो गई एक चीज। चलो इसके बाद देखो आप एक चीज, डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजी से होना कुछ नहीं है, लेकिन याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, 1 अपॉन रो, मतलब वॉल्यूम अपॉन मास, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल देते हैं, ठीक है। अब और एक चीज बता देते हैं, आप डेंसिटी को अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर सको उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आराम से सोचिएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। कि आयरन नेल्स हैं, ठीक है, आयरन नेल्स मतलब लोहे की कीलें हैं, ठीक, ये आपको खरीदनी है 100 रुपीज पर केजी और 100 रुपीज पर लीटर। इन दोनों में से आप किस में खरीदोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। वो आपसे बोला है 1 लीटर ले जाओ या 1 किलो 1 केजी ले जाओ, मैं 100 ही रुपए लूंगा, तो आप उससे 1 लीटर लोगे या 1 केजी लोगे, ये चीज सोचनी। सेम चीज आप ऑयल के लिए भी सोच लो, है ना। आपको एक ऑयल लेना है,
वो 50 रुपीज़ पर केजी पर से दे रहा है और 50 रुपीज़ पर लीटर भी दे रहा है ना। आप 1 लीटर ले जाओ या 1 केजी ले जाओ, मैं 50 रुपये लूँगा। तो आप कौन से में लेना प्रेफर करोगे जिसमें आपको फायदा हो, है ना। इसको आप आराम से सोचो, फिर जो भी आंसर आएगा वो समझेंगे अपन। ये समझ में आएगा आपको कि आप डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो नहीं, है ना। बहुत आसानी से उसको दिमाग में बैठा लो, बस मैं जैसे ही बोलूँ डेंसिटी समझ में आना चाहिए, उसके कितने रिलेशन है, मैं पानी से भी कंपेयर हो जाना चाहिए, ये कम ज़्यादा मास कितना डेंस हो रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप ये समझ लो, ठीक है।